कश्मीर तो जन्नत है ना, जन्नत में तूफान है क्यों, हक तो है वालों का भी है, दर्द में फिर इंसान है क्यों। आज वो कश्मीर है महकूम व मजबूर व फ़कीर, कल जिसे अहले नज़र कहते थे ईरान सग़ीर। मैं अपने उन कश्मीरी भाइयों को राजौरी के अवाम की जानिब से यकीन दिलाता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम आपकी पुष्ट के पीछे खड़ी है। मिन हैसुल कौम, चाहे उसका तल्लक किसी भी सियासी पार्टी से क्यों ना हो, वो कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी में उनके साथ है। मैं पाकिस्तानी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। This has the highest soldier-civilian ratio in any modern warfare. इस तरह इस मुल्क को बाहज कर दिया गया है। मैं समझता हूँ इमरान खान का हौसला है कि वो मुल्क को आगे लेके बढ़ रहे हैं। वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं खुशनूद अली खान। नाज़रीन, आज पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में कश्मीर और कश्मीर पर ही बात हो रही है, बल्कि तमाम पाकिस्तानी बैरून मुल्क भी, ख़ास तौर पर यूरोप में और दूसरे ममालिक में भी कश्मीर डे मना रहे हैं और आज कश्मीर पर बात करेंगे। इसके साथ ही मियाँ नवाज शरीफ का जो है वो मेडिकल बोर्ड हुआ है और उन्होंने कहा है कि इनको दिल की स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और इसके साथ ही शेख रशीद साहब हैं और भी बहुत से दूसरे इश्यूज़ हैं। सबसे पहले खुशनूद अली खान, हम बात करेंगे कि कश्मीर पर। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा लंदन में थे और पाकिस्तान के सदर जो हैं वो आज़ाद कश्मीर की असम्बली में थे और इन्होंने जो है वो कश्मीर की सूरत हाल पर बात की और पाकिस्तान के अंदर भी तमाम शहरों में कश्मीर पर रैलियां निकाली गई, कश्मीर पर बात हुई, कश्मीर का जिक्र हुआ। अब ज़रा हम सुन लें कि प्रेसिडेंट क्या कहते हैं। तुम गासिबाना कब्जा नहीं रख सकते क्योंकि कश्मीरी जो है वो आज़ादी चाहता है और इस्तिस्वाब राय कराना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कश्मीर को जिस अंदाज से हिंदुस्तान अपनी सियासत के अंदर फुटबॉल बनाते हैं, हिंदुस्तान के अंदर जब इलेक्शंस करीब आते हैं तो वो कश्मीर के हवाले से और मुसलमानों के हवाले से जनरल एक जुल्म करना शुरू करते हैं ताकि वो हिंदू वोट को ले सकें। मैं समझता हूँ कि ये सियासत इतनी गंदी है जिसके अंदर उस हिंदुस्तान भी अपने पैर पर जिस अंदाज से कुल्हाड़ी मार रहा है, उसके मुकाबले में जब मैं पाकिस्तान को देखता हूँ तो गैर सियासी एतबार से सब कौमी पार्टीज यकजा हैं। हमारे डिफरेंस किसी भी बात पर हो सकते हैं कि कश्मीर की आज़ादी के एतबार से हम सब एक हैं और एक रहेंगे। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी और कश्मीरी दुनिया में मुकीम हैं वो इस दिन को मना रहे हैं और इस मसले को जम्मू कश्मीर के आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करने के लिए आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। हमारे दिलों की धड़कन है कश्मीर, इस सब हम साथ हैं इस पोजीशन पे, चाहे कितने भी हम मुखालिफ हों पॉलिटिकली आपस में। कश्मीर इज वन स्टिकिंग पॉइंट, उस पे हम एक साथ हैं। खुशनूद खान, आपने देखा है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो रही है उसकी वजह कश्मीर बताया उन्होंने। और इसके साथ ही जो है वो आपने आसिफ जरदारी साहब को भी सुना कि हम सारे मुत्तहिद हैं कश्मीर पर। लेकिन कश्मीर, खुशनूद खान, 70 साल हो गए हैं, अब कश्मीर जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूं कि ड्रैग हो गया है, लेकिन अब इसमें हमारी या किसी और की कोई कंट्रीब्यूशन हो या ना हो, अब अंदाजा होने लगा है कि कश्मीर आज़ाद होगा और वो जो कहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है वो भी बनेगा और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान भी बनेगा। इसलिए कि जब शहीदों के जनाजे उठते हैं तो उन जनाजों में एक ही चीज नुमाया है,
और वो है पाकिस्तान का परचम। लेकिन अंजुम रशीद, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी हुकूमत ने भी अब मुलम्मा साजी छोड़ दी है। आज सदर पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब के लिए तशरीफ़ ले गए थे जनाब आरिफ अलवी साहब, और फिर मारिया सुल्तान ने सासी की एक तकरीब जो है वह ईवान सदर में मुनक्किद की और मैं वहाँ मौजूद था। देखिए, कैटेगराइज कर दिया है पाकिस्तान ने बाज़ मामलात में और मुतालबात में। मसलन हमारे सदर ने 8 मुतालबात किए हैं भारत से। पहला मुतालबा है तमाम सियासी कैदियों को रिहा करो। दूसरा मुतालबा है भारत आज़ादी इजहार की इजाज़त दे। तीसरा मुतालबा है आतिशी असले का इस्तेमाल कश्मीरियों पर बंद किया जाए। और चौथा है कश्मीरियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए। पांचवा है काले कवानीन वापस लिए जाएं। छठा है इंसानी हकूक के रास्ते खोले जाएं ताकि वो खुद जाकर, यानी इंसानी हकूक के कारकुनों के रास्ते खोले जाएं ताकि वो खुद कश्मीर जाकर हालात देख सकें। और 7वां मुतालबा है कश्मीरी क़यादत को अपना केस पेश करने के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। और 8वां है सोशल मीडिया से कश्मीर के रास्ते खोले जाएं। अंजुम रशीद इन 8 मुतालबों पर अगर अमल कर दे, कश्मीर की आज़ादी का ऐलान न करे, तो फिर कश्मीर आज़ाद है और ये नारा भी मुकम्मल हो जाता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब कुछ आप फरमाइए तो फिर मैं कहता हूं। खुशनुदी खान साहब, बात यह है कि हम 70 साल से कश्मीर का नारा लगा रहे हैं और 70 साल से पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो 1 पॉइंट एजेंडे कश्मीर के गिर्द घूम रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सा नुकसान भी हुआ है। पाकिस्तान का जो है वो यकतरफा सोच, हमने सारी जंगें इसी पर लड़ी हैं, इस इशू पर लड़ी हैं। हमने सारी जंगें इस पर लड़ी हैं। पाकिस्तान के 70 साल में हम माशी तौर पर हम बहुत पीछे रह गए हैं। आपको पता है कि हम दुनिया में जो लोग सबसे पीछे रह गए हैं, पाकिस्तान उनमें शामिल है। और हिंदुस्तान जो है वो इसके बावजूद तरक्की कर गया है। हमारा ख्याल ये था कि कश्मीर की वजह से हिंदुस्तान की तरक्की मुतासिर होगी, हिंदुस्तान की हुकूमत मुतासिर होगी, तो फिर आप जो हिंदुस्तान की इकॉनमी मुतासिर होगी। ये मसला तो बरतानिया ने पैदा किया था और हम आज जाके वहां डिस्कस कर रहे हैं, वहां की पार्लियामेंट में डिस्कस कर रहे हैं। असल मसला तो बाउंड्री कमीशन ने बनाया था। खुशनुदी खान, ये तारीख के किस्से हैं, और लेकिन आज हमें अपनी पाकिस्तानी कौम को हम कहाँ पर लाके खड़ा किया हुआ है। हमें 70 साल हो गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये कश्मीर के जो इस वक्त सदर हैं, इनका भी बयान है और हकीकत भी है कि कश्मीर की वजह से पाकिस्तान की जो है वो हिंदुस्तान से दुश्मनी है, और कश्मीर की वजह से जो है वो पाकिस्तान जो है वो 2 टुकड़े हो गया। पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ और हम जो है वो आधे हो गए। उसकी बुनियादी वजह भी जो है वो कश्मीर है। फिर पाकिस्तान के अंदर जो एक सिक्योरिटी की, उनके पास दलाइल नहीं है अंजुम रशीद। अब जितने खून दिया गया है, जितनी कुर्बानियां हुई हैं, जितने बच्चे शहीद हुए हैं, जितने असमतों की कुर्बानी दी गई है, जितने बुजुर्गों को पता नहीं क्या कुछ कर दिया गया है, उसके अगर अदादो शुमार देखें तो अब इंडिया के पास दलील से कश्मीर पर बात करने वाली कोई नहीं है। और कल जब मोदी गया है और वहां पाकिस्तानी कौम को में उन्होंने एक शख्स भी नहीं दिखाया, एक शख्स जो मोदी को वेव कर रहा हो। सब झूठा काम करता रहा। खुश करने के लिए अब कश्मीर आजाद हो जाएगा, हमारी मदद के बगैर, हमारे एजेंडे के बगैर भी आजाद हो जाएगा। खुशनुदी खान, कहीं दूर दूर तक कश्मीर की आजादी की कोई मुझे सूरत नजर नहीं आ रही, ना कोई इम्कान नजर आ रहा है। मुझे पाकिस्तानी आवाम को जो है वो बेवकूफ बना रहे हैं। शहीद होने वाले जो हैं वो पाकिस्तान के परचम में दफन होते हैं
और कल मोदी के यहाँ कोई बंदा नहीं था, एक बंदा भी नहीं था जो वेव कर रहा हो। इससे कोई फर्क कश्मीर देखो, हिंदुस्तान एक इतनी बड़ी ताकत है, एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है, एक इतनी बड़ी पॉलिटिक्स है, उसको कश्मीर के हवाले से उसकी तरक्की पे, उसके हजम पर, उसकी मईशत पर कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन पाकिस्तान पर असर पड़ रहा है। हम पाकिस्तान को पीछे लेके जा रहे हैं, हम पाकिस्तान में जनूनियत ला रहे हैं, हमने पाकिस्तान में मौजूद है, शहादतें देने का जज्बा मौजूद है, हम उससे बड़े हैं। खुशनुदी खान, शहादतें देने का जज्बा कश्मीर में होगा, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इससे इंतहा पसंदी आई है, पाकिस्तान में जो है इससे जो है वो कमज़ोरी आई है, और हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं उसकी कशीदगी की वजह से पाकिस्तान की मईशत पर बहुत दबाव आया है। और सिर्फ पाकिस्तान की मईशत हिंदुस्तान की वजह से नहीं, बल्कि अफ़गानिस्तान के साथ भी जो हमारे मरासिम ख़राब हैं, या अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ट्रेड को, पाकिस्तान के ट्रकों को अफ़गानिस्तान से आगे सेंट्रल एशिया में नहीं जाने देता, हम इस तरफ जो है वो जनूबी एशिया में नहीं जा सकते, हम इंडिया से तजारत नहीं कर सकते, सेंट्रल एशिया से तजारत नहीं कर सकते, बांग्लादेश नहीं जा सकते। मतलब आप इंडिया से रशिया की रियासतों तक रास्ता खोलना चाहते हैं, इंडिया को रास्ता देना चाहते हैं। मुमकिन है वक्ती तौर पे खराबियां हैं, माली मामलात हैं, माशी मामलात हैं, सब मैं मानता हूं, लेकिन सोचने वालों ने गलत नहीं सोचा था कि हमारी स्ट्रेटेजिक जो डेप्थ है वो अफगानिस्तान में है, और अब शायद बहुत जल्द हम देख लेंगे ये क्या होगा यहाँ पे। खुशनुदी खान, हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ पैदा करते करते अफगानिस्तान में पाकिस्तान को लहू लहान कर दिया। यहाँ पर खून की हमने नदियां बहा दी, यहाँ सैकड़ों नहीं हजारों, और हजारों भी कई हजार, 70,000 अफराद हलाक हो गए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की पूरी मईशत जो है वो यरगमाली बन गई, इंतहा पसंदी की और खून की और जुल्म की। मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, मैं उन्हें हलाक नहीं, मैं उन्हें आप शहीद कह लें, लेकिन मेरे नजरिए के मुताबिक वो शहीद हैं, वो शहादतें पाकिस्तान के लिए हैं, लेकिन अफगानिस्तान के लिए है, एक इस्लामी मुल्क के लिए है, इस्लामी भाइयों के लिए है। लेकिन अमेरिका का रवैया बदलता रहता है, कभी लेकिन पाकिस्तान को क्या मिला? हमने पाकिस्तान के अवाम को जो है इस्लाम की जंग लड़ रहे होते हैं, और कभी वो बिल्कुल उन पर कुफ्र के फतवे सादित कर खुशनुदी खान, शहादतों की वजह से, कुर्बानी की वजह से पाकिस्तान को मजबूत होना चाहिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमने पाकिस्तान को लहू लहान कर दिया, पाकिस्तान को कमजोर कर दिया। पाकिस्तान आज कर्जों पे इन्हिसार कर रहा है और मुल्कों जाकर कर्जे मांग रहा है। पाकिस्तान का सर्वाइवल मुश्किल हो गया है, और हम जो है जिस नजरिए पे बात कर रहे हैं, इनमें शौक़े शहादत नहीं निकाला जा सकता। खुशनुदी खान, आप देखें कि हमने कश्मीर के नाम पर जो है वो पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। हमने पाकिस्तान में जो है वो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, और हम जो है वो एक लड़ाई में, एक कॉन्फ्लिक्ट में पड़े हुए हैं, और हमारे पास इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। मिसाल मलिक का वो था इंटरव्यू, और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से वहाँ मकबूजा कश्मीर में सलूक होता है, और कितनी रातें उन्हें सड़क पर गुजारनी पड़े। तो मैं समझता हूँ इंतहा हो गई है, और जुल्म जब बढ़ता है तो फिर वो खत्म हो जाता है। वो लोग जिनके बच्चे स्कूलों में नहीं जाते, जिनको पाकिस्तान में रोटी नहीं मिलती, जिनके पास पाकिस्तान में मकान नहीं है, जिनके पाकिस्तान में जीने के रास्ते नहीं है, जिनके पास जो है वो तालीम नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास जो है वो कुछ भी नहीं है, खुशनुदी खान, वो भी उन ज्यादा मजलूम है। पाकिस्तान के अवाम जो है, जो हिंदुस्तान के मजालिम का शिकार हैं, वो तो मजलूम है ही, लेकिन हमने पाकिस्तान के अवाम को भी जो है इस लड़ाई की वजह से मजलूम बना दिया है, और हमने पाकिस्तान के अवाम को भी जो है इस लड़ाई से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब हमें होश के नाखून लेकर हमें इस पर ऐसा रास्ता जो पाकिस्तान के अवाम मजलूम है, जो उनकी हालत खराब है, उसकी वजह तब्दीली है, उसकी वजह कुछ और नहीं है। उसकी वजह जो है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी वो रुलने के लिए छोड़ दिए गए। इस पर बात करेंगे। आज एक इदारे की स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, इनका जो इदारा है, उसने अगले दिन भी एक दी थी रिपोर्ट, और आज फिर दी है। बड़ी हद तक आप दुरुस्त कहते हो, लेकिन उसकी वजूहात और हैं, बेशुमार हैं। जब आप बच्चे के हाथ में कलाशिनकोव दे दोगे तो वो बंदे मारेगा,
वो तो क्लाशिनकोव चलाएगा। जब आप तबाह करने के लिए खजाना जो है वो असद उमर जैसे ना तजर्बाकार लोगों को दे दोगे, जब आप नित नए तजर्बे करोगे, तो फिर रिजल्ट यही आएगा। पाकिस्तान चल रहा था, अब सब नवाज शरीफ के पीछे हैं, अब सब आसिफ जरदारी के पीछे हैं, अब सब जो है वो अनवर मजीद के पीछे है। असल चक्कर और है, जिन्होंने पाकिस्तान को कुछ दिया उनके पीछे हैं और दूसरों को जिंदाबाद करे जा रहे हैं। असल हकायक कुछ और है। खुशनूदी खान, यहाँ पर हम एक लेंगे नाज़रीन ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो खुशनूदी खान कह रहे हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर की ऑब्जर्वेशन है पाकिस्तान के बारे में, उस पर भी बात करेंगे। और इमरान खान पाकिस्तान को जो है वहाँ पंजाब में 7 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नए मुकर्रर करना चाहते हैं, यहाँ का निज़ाम हुक्मरानी तब्दील करना चाहते हैं। इससे क्या नुकसान होगा, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन जाने से पहले खुशनूदी खान कह रहे थे कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने पाकिस्तान की मईशत पर एक नई ऑब्जर्वेशन दी है। खुशनूदी खान वो बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगले दिन एक रैंकिंग थी और अब ये तवीलुल मुद्दती कर्ज की जो रैंकिंग है उसको भी उन्होंने बी से बी नेगेटिव कर दिया है। ये जनाबे असद उमर का किबला न्यूयॉर्क कह रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि असद उमर के बारे में न्यूयॉर्क ने फैसला दे दिया कि फेल, असद उमर फेल। तो वो क्या कहता है? वो कहता है न्यूयॉर्क में कायम रैंकिंग, ये जो रेटिंग है, इस इदारे का कहना है कि पाकिस्तान का मुआशी ढांचा और बैरूनी सतह हमारी साबका तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने पुराने गैर महफूज कर्ज और सकूक बांड के तवीलुल मुद्दती रेटिंग को भी बी से बी नेगेटिव किया है। और इस एजेंसी का कहना है कि माली और बैरूनी इंतजामात की फौरी बहाली के इम्कानात ख़त्म हो गए हैं। S&P का कहना है कि हुकूमत का मुख्तलिफ शराकतदारों से माली इमदाद लेने के बावजूद मामूली तरक्की के ज़्यादा इम्कानात और कम ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ मुल्क के बैरूनी सतह के लिए चैलेंज है। असल में तो वो ये कह रहे हैं कि आप लेट हो गए हैं IMF जाने से, लिहाजा कोई उम्मीद नहीं है आपकी माशी हालत अच्छे होने की। मुआशी तौर पर स्टैंडर्ड एंड पुअर दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसका मुस्तनद होता है फरमाया हुआ। अच्छा, और वो जो बात कर रहे हैं खुशनूदी खान, बात यह है कि इस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की मईशत को जिस तरह से हिला के रख दिया है, और IMF पे इनको जो है, जब अबूरी हुकूमत थी उन्होंने फैसला किया था कि IMF पे जाना है, लेकिन ये आज तक उसको डिले करते 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 आज 5 महीने ले आए हैं और फिर इन्होंने जाना वहीं पे है। और उन्होंने ये कहा है कि हम इस रेटिंग को मजीद कम भी कर सकते हैं। आप और देखना कि पाकिस्तान की माशी हालत अगर इस तरह खराब होती रही, ये इल्जाम लगा रहे थे कि शरह नमू रवां साल 4% होगी। वो कहते हैं अगले साल जो है या उससे अगले साल 3.3% पे चली जाएगी। अल्लाह। और जो है इसहाक डार जो है वो क्लेम कर रहा था कि मैंने 5.5 कर ली है पाकिस्तान की ग्रोथ रेट, मैं 6 तक लेके जाऊंगा। और ये अब तक जो है वो इसहाक डार के बारे में कह रहे हैं कि उसका क्लेम ठीक था, 5.8 पर था पाकिस्तान। वो इसहाक डार को ठीक कह रहे हैं। और ये जो है ये इसहाक डार पर इल्जाम लगा रहे थे कि उसने जो है बैरूनी कर्जे लिए हैं। इन्होंने अभी 4 महीने नहीं इनके पूरे हुए, 5 महीने, तो इन्होंने जो है वो 3 अरब जो है सऊदी अरब से, 3 अरब UAE से, 3 अरब चीन से, 9 अरब ये, और उसके साथ ही इन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से भी जो है वो पाकिस्तान बनाओ के नाम पे कर्जा मंगा लिया है। तो बहुत कोई नेक पाक, बहुत अच्छा माहिर मईशत जिसको मुंशी कहते थे, वो मुंशी जो है उसके वक्त तो 5.8 थी और ये 3.3 पे जा रहे हैं। और खुशनूदी खान, इन्होंने जो कर्जे लिए हैं, फेल कह दिया, फेल।
IMF जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, IMF से अगर ये मुआहदा करते तो IMF पाकिस्तान की मईशत को सही रास्ते पे डाल देती और सही जो है वो पाबंदियां पाकिस्तान पे आयद होती हैं और पाकिस्तान एक ठीक तरफ चल पड़ता। सारी बातें मान ली है पाकिस्तान इंतहाई महंगे कर्जे रोज कहता हूं कि वो नहीं चल सकते, नहीं चल सकते, नहीं चल सकते, लेकिन जिद है चला ले। अब जिस बात पे जिद करते हैं IMF जो है वो खराब हो जाती है। 1.5 से 2% के सूद पर इनको कर्जा दे रही थी, ये 3.5 से 4.25 और 8% तक जो है ये शरह सूद पे कर्जे ले रहे हैं और बहुत महंगे कर्जे ले रहे हैं। और अभी इन्होंने जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों तारकीन वतन से जो कर्जा मांगा है सर्टिफिकेट की शक्ल में, उस पर जो है वो 6.25% और 6.25% इतना ज़्यादा महंगे सूद पर कर्जा ले रहे हैं, जबकि IMF इनको बहुत लो रेट पे कर्जा दे रहा था। अभी इतने महंगे कर्जों की बुनियाद पर पाकिस्तान को मजीद कर्जों अच्छा खुशबू खान एक उनको रेटिंग कम दे दी, खत्म हो गया काम इनका आज। अच्छा खुशबू खान, वो जो आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इस गवर्नमेंट ने तय किया है कि पंजाब में 7 नए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लगा के हुक्मरानी को ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे जी। अब मसला यह है कि ये ज्यादा ब्यूरोक्रेसी को का जाल फैला के, ज्यादा फाइलों को लेट करके और ज्यादा चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर इन्होंने अफसरान की तादाद बढ़ा दी है, जबकि निचले लेवल पर जो है ज़रूरत थी कि काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और काम को जो है वो डिवॉल्व किया जाए और नीचे जो है निगरानी तेज़ की जाए। इन्होंने नीचे की बजाय फिर ऊपर निगरानी तेज़ कर दी है। ये एक बड़ा तजर्बा है, इसके बारे में भी कुछ कहना। ये लग गए हैं ब्यूरोक्रेसी के थल्ले, ये हो गए हैं फेल। उन्होंने इन्हें तर्ज हुक्मरानी नया बता, एक तो 7 नए ब्यूरोक्रेट नवाजे जाएंगे। अगर इस दौर के बारे में किसी ने अब किताब लिखी, पहले कुछ और होना था फलां की हुकूमत, अब होना है ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत, यानी 7 लोग ब्यूरोक्रेसी के एलिवेट हो जाएंगे। लेकिन इसका एक दूसरी साइड भी है कि इन्हें जो पहले से ब्यूरोक्रेट हैं या सेक्रेटरी हैं उन पे बेतबारी है, लिहाजा ये 7 नए पॉइंट्स बना रहे हैं या 7 बड़े जो मरकज हैं वो बना रहे हैं और उनके जरिए इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। अच्छा, ये जो मार्शल लॉ होता है उसमें मसलन हमारा तरबेला बन गया था, ये मंगला बन गया था। वह क्यों बने थे? इसलिए कि एक आदमी ने फैसला करना होता है। ये जब फिसलते हैं तो ये अब 7 और बनाने लगे हैं। यानी अगर मैं कहूं कि इनका कोई इस हुकूमत का कोई बाप दादा नहीं रह गया तो मैं ठीक कहूंगा, कोई एक मरकज नहीं है। फिर मैं आपको एक बहुत टेक्निकल बात जो और कोई नहीं कहेंगे, देखे जो ओहदा क्रिएट होता है या रूल्स में तरमीम होती है या नई कानून साजी होती है। ये कानून साजी पंजाब में नहीं कर सकते, नहीं, ये रूल्स में तरमीम करेंगे और 7 नए एडिशनल सेक्रेटरी बनाएंगे वहां पे। इस वक्त इनकी हालत यह है कि कोई ब्यूरोक्रेट फाइल को हाथ लगाने को तैयार नहीं है और पंजाब में इनके पास इतनी अक्सरियत भी नहीं है कि ये नई कानून साजी करें। उन्हीं लोगों को आजमाना पड़ेगा जिनको ये कल तक बुरा कहते रहे। निजाम चला ले, इनको जो लाए हुए लोग थे वो नहीं चला सके। खुशबू खान, यहाँ पर नाज़रीन ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान में इलाज मुमकिन है या उनका बैरून मुल्क जाना लाजमी होगा। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन माफ़ कीजिएगा, हम मियां नवाज शरीफ की बीमारी से पहले फैसल वाडा और हमजा की जो लड़ाई है इसका पस मंज़र आपके सामने रखना चाहते हैं। ज़रा पहले फैसल वाडा को सुन ले, उन्होंने क्या कहा है और किस तरह से कहा है। आपको मैं अभी कह रहा हूं कि पूछे मियां जावेद लतीफ साहब कि 5 हफ्ते पहले हमजा शहबाज साहब अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट कर उतार के अंधेरी रात में किसके वहां गए
और वहां से उनको जवाब क्या मिला कि भाई पुराने पाकिस्तान में हम फैसले कर सकते थे, नए पाकिस्तान में फैसले करने की इजाजत अल्लाह के बाद इमरान खान साहब हैं एज पॉलिसी, और बाकी हर इदारा अपने तहत ऑटोनमस भी है और आजाद भी है। खुशनुद्दीन खान, फैसल वाडा क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि GHQ को बातचीत करने का अब अख्तियार नहीं है, ना वो बरात दे सकते हैं। अब अल्लाह के बाद जो ताकत है वो इमरान खान के पास है। ये तो मुझे लगता है कि ये अभी से मियां नवाज शरीफ की राह पे चल पड़े। देखिए, मैं अगर फैसल वाडा मेरे प्रोग्राम में होते और मैं इनसे पूछ लेता कि आपके इलाके का DSP कौन है, तो इन्हें पता नहीं होना था। ये वही फैसल वाडा हैं जिनका शौक़ ये है कि आगे आगे ये बाइक पे हों, हैवी बाइक पे, और पीछे पीछे गाड़ी चल रही हो। आप इतनी बड़ी बात और मंसूब है जनाब फैसल वाडा से। अब अगर मैं इस पे गुफ्तगू करूं, मेरी मजबूरी है गुफ्तगू करना, लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे अगर कोई कहता कि फैसल वाडा ने ये कहा है, तो मैं पहले ये कहता कि फैसल वाडा सियासत में क्या हैसियत रखते हैं, फैसल वाडा का कितना एतबार और एतमाद है और साख है। मैं बहुत सारे सवाल पूछता, लेकिन अब मैं इसी काम के लिए हूँ। मेरा एक और सवाल है, मेरा एक और सवाल कि फैसल वाडा ने, मेरा एक और सवाल, अगर ये इंफॉर्मेशन फैसल वाडा को इसलिए दी गई है कि फैसल वाडा इसका ऐलान करे, तो फिर मुझे इस पे पहले तो इंफॉर्मेशन जो है उसकी सदाकत पे थोड़ा मुझे शक है, और फिर मैं समझता हूँ वाकई कोई और पाकिस्तान बन गया है, नया पाकिस्तान। जिस घर की बात कर रहे हैं कि हमजा नंबर प्लेट बदल कर गए थे, मैं नहीं समझता वो अपने किसी मेहमान की इतनी बेतौकीरी करें कि वो फैसल वाडा को बताएं कि हमजा शहबाज आए थे और हमने हमजा शहबाज को पलट दिया या उलट दिया या वापस कर दिया, और बगैर कुछ कहा कि अब फैसले इमरान खान करते हैं। बहुत सारी बातें मैं अभी नहीं कहना चाहता। खुशनुद्दीन खान, एक बात बिल्कुल वाज़ेह है। आज खुशनुद्दीन खान, मेरी बात सुन लो। बोले खुशनुद्दीन खान, एक बात वाज़ेह है, और इस बात का भी आज उसने ऐलान कर दिया है कि वो इस बातचीत से खुश नहीं है, और इस बात का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उस बातचीत के बाद जो है वो अब बातचीत जो है वो इमरान खान के पास अख्तियार है। लेकिन ये बात वो भूल गए फैसल वाडा कि हमजा जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। वो कौन है जिन्होंने इनको मजबूर किया कि उसका नाम जो है वो ECL से निकाले? ये वजारत दाखिला जो इमरान खान की बराह रास्त वजारत इमरान खान के पास है, इमरान खान ने खुद फैसला किया कि वजारत दाखिला के ECL से जो है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से हमजा का नाम निकाले और हमजा को बाहर भेजे। और ये फैसल वाडा ने खुद एडमिट कर लिया कि GHQ के जाने के बाद जो है उन्हें ECL से उनका नाम निकाला और इमरान खान मजबूर हुए कि वो हमजा को बाहर जाने की इजाजत दें। अब जरा मेरी बात हौसले से सुन लें। अगले दिन मैंने इसी प्रोग्राम में कहा था कि शेख रशीद अहमद खुद अजीबोगरीब बात कर रहे थे, और मैंने उस पर सवाल उठाया था कि ये क्या कहा शेख साहब आपने। वो कह रहे थे कि जनरल कमर बाजवा शहबाज शरीफ के पीछे से रेंजर्स की गाड़ियां हटाएं। मैंने कहा था कि वो तो आफरीदी या इमरान खान की सुबार्डिनेट है रेंजर्स, वो तो वजारत दाखिला के मातहत है। आप मुतालबा जनरल कमर बाजवा से क्यों कर रहे हैं? आज जरा एक और जरा सुन लें नाजरीन कि क्या कहा शेख रशीद ने। उन्होंने कहा स्पीकर रोजाना शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन आर्डर जारी कर देते हैं,
मुझे पता है कि प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों जारी किया जाता है। इस मामले पर इमरान खान की दोस्ती की वजह से चुप हूं। जिस दिन बोल पड़ा बात दूर तक जाएगी। शेख साहब, ये जिस बच्चे ने भी सुना होगा ना, उसे ये पता है कि हमजा इसको शहबाज शरीफ साहब को असम्बली क्यों लाया जाता है। उसे मैं कोई 6 दफा बता चुका हूं कि वजीर कानूनी में क्या होता है, क्या बात हो रही है। और इसी प्रोग्राम के रिकॉर्ड पे है कि मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं एनआरओ भी हो रहा है, छोड़ दें एनआरओ को। बात हो रही है, ये तो मैं शुरू में कह रहा हूं। और शरीफ ने खुद कहा था कि बातचीत कभी खत्म जो है वो नहीं होती। शेख रशीद साहब को क्या मसला है कि वो कहते हैं कि मैं इमरान का दोस्त ना होता, उनकी दोस्ती की वजह से चुप हूं, वरना मैं बोल पड़ता और बात पता नहीं कहां तक जाती। खुशनुदी खान, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि शेख रशीद की बात जो है वो बहुत दूर तक कहां जा चुकी है। वो बिलावल के साथ जो लड़ाई है उसमें उन्होंने सुलह तो की है, लेकिन एक इस धमकी आमेज सुलह का नतीजा क्या हो सकता है। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शेख रशीद साहब ने आज बहुत सी बातें की हैं और पहले उनकी बातें सुन लें, फिर उस पर कमेंट करते हैं कि उनके पीछे क्या बात है, क्या राज है। मैंने माफ कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा माफ करने में अजमत है। खुशनुदी खान, एक तो ये शेख रशीद बात कर रहे हैं कि इन्होंने बिलावल को माफ़ कर दिया और बिलावल को भी इन्होंने बहुत तौहीन आमेज लहजे में माफ़ किया है। और शेख रशीद समझते हैं कि ये उनकी ताकत है कि वो गाली दे सकते हैं और लोग उनके यहाँ से सईद गनी बोले थे, उनके यहाँ से सैयद खुर्शीद शाह बोले थे, उनके यहाँ से मुराद अली शाह बोले थे, उनके यहाँ पूरी पार्टी है, इधर एक बंदे की पार्टी है। अंजुम रशीद साहब, इसके अलावा और क्या कहना चाहिए था? शेख साहब को यही कहना चाहिए था। मेरा ख्याल है उन्होंने अपने आप को बहुत मौसर तरीके से बचा लिया। लेकिन मेरी ज़रा 1-2 बातें सुन लो बहुत से। पहली बात तो ये है कि जिस तरह ये फैसल वाडा साहब बोल रहे थे, ये लोग ये बात भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने इतने अरब की ऑफर कर दी है। ये खबर कई दिनों से चल रही है, कभी ट्विटर पे, कभी कहीं, कभी किसी फेसबुक पे, कि जी नवाज शरीफ के लिए कोई मुल्क काम कर रहा है और इतने अरब जो है उस मुल्क के ज़रिए ऑफ़र कर दिए। ये बजाय इसके कि लोग कहीं और से सुने, मैंने उन्हें ये बात सुना दी है। और एक और बात, मतलब ये आप कल फैसल वाडा या कोई और बैठा हुआ ये बात कह रहा हो तो ये मैंने भी कह दिया, वैसे उन्होंने भी कह दिया खुद। एक दूसरी बात मैंने कहनी है कि अनवर मजीद का जो बेटा अब्दुल गनी है, अब्दुल गनी मजीद, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो एक्शन ख़त्म हो गया है और एक केस बाकी रह गया। वो केस है बैंकिंग कोड कराची में। अब ये वजीर आजम के हुक्म पे पंजाब का महकमा दाखिला पहले लिख चुका है कि वो वहीं रहें कराची में, लेकिन अब वो इन्हें वापस लाना चाहते हैं। कहाँ? यहाँ अडयाला में, ताकि उसे तंग कर सके। ये तरीका अच्छा नहीं है। कल आप पे भी मुश्किल वक्त पड़ेगा, आप पे अब ये सारे काम आने हैं और मुश्किल हो जाएगी। तो अपने सियासी मुखालफिन के साथ ऐसा सलूक न करें। और अनवर मजीद, मैं समझता हूँ आप उनके खिलाफ भी केसेस नहीं बना सकेंगे। उनका बेटा तो फारिग हो गया ना, एक जगह केस रह गया, वो भी हो जाएगा फारिग। जी अंजम। अच्छा नहीं, लेकिन खुशनुदी खान, जिस तरह की शेख रशीद साहब जुबान इस्तेमाल करते हैं, बिल औरानी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और जो गंदी बातें करते हैं, खुशनुदी खान, मुझे लगता है कि वो बातें उस तरह से बिलावल या पीपल्स पार्टी उसका जवाब तो नहीं दे पाएगी। वो मुझे लगता है कहीं तशद्दुद की तरफ बात ना चली जाए। नहीं, उन्हें इस पे बोलना ही नहीं चाहिए। ये कोई जुबान नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खातून थी और शेख साहब उनके बारे में जो कहते थे, मैं बैठा होता था, मैं रिएक्शन देखता था, मैं अब भी रिएक्शन देखता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है, एक तारीख के साथ पार्टी है, शहादतों के साथ पार्टी है, कुर्बानियों के साथ पार्टी है।
उन्हें ऐसे मामलात में नहीं उलझन, हो सकता है उन्हें उलझाया जा रहा हो सकता है उन्हें अंडरमाइन किया जा रहा हो। तो सियासत में जिसका बाप ही आसिफ जरदारी हो, मतलब उन्हें मैंने अगले दिन भी कहा था कि ज़रा कोई बिलावल के साथ कोई बंदा रहे जो उन्हें कहे कि इन मौज़ूआत पे नहीं, आप मुल्की मौज़ूआत पे बात करें, जैसे आप इलेक्शन से अब तक बात करते चले आ रहे हैं, और अपना स्ट्रेचर बढ़ाएं। आपको लोग बेनज़ीर भुट्टो के बेटे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे के तौर पर देखते हैं। आपको इन बातों में नहीं उलझने चाहिए, आप अपने दिल से ये बातें निकाल दें। खुशनूदी खान, आज नवाज शरीफ के जो का मुआयना हुआ है और उन्होंने भी कहा है कि नवाज शरीफ को दिल की स्पेशलाइज इलाज की ज़रूरत है, लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि ये इलाज कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं, और साथ में जो है वो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। तो उन्हें सीधा PIC में क्यों नहीं ले गए, उन्हें सर्विसेज क्यों ले आए जहां कोई हार्ट का डॉक्टर ही नहीं है। तो सुन लें डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्यों उसको खराब कर रहे हैं। वो तो ये मरियम नवाज कहती है, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं जरा वो सुन लें आप। ये जी वो सौदा करना चाहते हैं, वो NRO करना चाहते हैं, वो तड़प रहे हैं, वो फलां करे, वो कहते हैं वो जाना ही नहीं चाहते, वो कहता है मुझे वापस जेल भेज दो। पहले डॉक्टर साहब को सुन लें। आज हमने उनका एक फाइनल डिटेल्ड जो है ना तिब्बी मुआयना किया, सारे टेस्टों को यकजा किया। उनको ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, गुर्दों का भी प्रॉब्लम है, खून की शरियानों का भी प्रॉब्लम है और हार्ट का भी प्रॉब्लम है। ज़ाती तौर पे जितनी भी उनको मैं समझता हूँ कि जो बीमारियाँ हैं उनका काफ़ी सारा इलाज जो है ना वो पाकिस्तान में मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान में मॉलेज और अस्पताल ऐसे मौजूद हैं जो कि इलाज चाहते हैं कि उनको जेल वापस ले जाए। और खुशनूदी खान, पाकिस्तान में डिप्टी सेक्रेटरी का इलाज भी बैरून मुल्क जाते हैं। अंजुम रशीद, कोई बीमारी ऐसी रह गई है जो नवाज शरीफ में नहीं है? अब देखें उसमें ब्लड प्रेशर भी है, उनकी शरियानों का भी मसला है, उनके गुर्दे का भी मसला है, और ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में इलाज मुमकिन है। लेकिन जो पूरे गवर्नमेंट की जो पूरा एशलॉन है, सेक्रेटरी से लेके और डिप्टी सेक्रेटरी तक, इनको इलाज की जरूरत हो तो बैरून मुल्क जाते हैं। ये मियां नवाज शरीफ का इलाज यहाँ करके अगर कुछ हो गया तो ये तो इनके गले पड़ जाएगा। देखिए, हमें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये मैंने बताया था, इस प्रोग्राम में कहा था कि इन्हें आदत है, ये रोज़ाना अपना पाँव बाहर निकालते हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, खुद अपना पाँव काटते हैं, और ये रोज़ाना का अमल है। इनसे मामलात नहीं संभल रहे। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए अंजुम रशीद को, खुशनूद अली खान को और DNA की पूरी टीम को।